It is intramolecular nucleophilic substitution reaction. Third one is SE. It is electrophilic substitution reaction. ये SE आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो. बेसिकली ये EAS टाइप ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और जो फोर्थ और फिफ्थ टाइप है, इट इज SF. बता सकते हो व्हाट इज SF? इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो ये 5 टाइप के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं. ठीक है, SE हम लोग ऑलरेडी +1 में कुछ हद तक कर चुके हैं. यहां पे कुछ और एग्जांपल उठाएं. तो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं बच्चों? नोट करते रहना साथ साथ. आगे से मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड ही रखूंगा ताकि अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं भेज दिया करूंगा. ना नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग मेनली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं. वन इज E1. ये बेसिकली क्या है? एलिमिनेशन ऑफ ऑर्डर 1. एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1. सेकेंड वन इज E2. elimination reaction of order 2. Third one is E1CD. Elimination reaction of order 1 from conjugate base. Of order 1 from conjugate base. और जो लास्ट टाइप है, इट इज सिन एलिमिनेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन. वैसे मेडिकल के अंदर इतनी जरूरत नहीं होती इतना इलेबोरेट करने की. कर लेंगे, चलो टॉप बैच है रही. इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन. बट जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ही तुम लोग को याद रखना भी पड़ेगा फिर. ठीक है ना. अब ये थे एलिमिनेशन की, हमने 4 टाइप कर ली. नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन को ब्रॉडली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्दर सब कैटेगरी उनमें बन जाएंगे. One is electrophilic addition reaction. And second one is nucleophilic addition reaction. हाँ जी, नोट कर लिए. अगर डन तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डन कर दो, फिर हम लोग आगे मूव करें. ओके ना, तो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यूक्लियोफिलिक वाली टाइप से स्टार्ट करेंगे. ये सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली में से टाइप स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कौन सी टाइप स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. चेक कर लो, जो फर्स्ट 3 कैटेगरी मैंने लिखी है, ये तीनों
किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे मैकेनिज्म की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, SN1, SN2 एंड SNI। लेट्स सी। नाउ let's start with nucleophilic substitution. Now nucleophilic substitution रिएक्शन को 3 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है। वन इज SN1, SN2 एंड SNI। लेट्स स्टार्ट विद जर्नल रिएक्शन कि जर्नली होता क्या है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मेरे पास कोई ये रिएक्टेंट दिया हुआ है जिसके ऊपर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, R1, R2 एंड R3, और एक ग्रुप लगा हुआ है L। नाउ इसकी रिएक्शन हमने किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा दी। जनरली क्या होता है कि ये जो L है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, जिसके कारण इसके ऊपर क्या होता है डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पे अटैक करता है? इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन सीकिंग साइट। तो इन पूरे ग्रुप में से ये जो कार्बन है इट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग साइट। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये लीविंग ग्रुप इस कार्बन को छोड़ के चला जाता है। तो हमारे पास क्या बना है? R1, R2, R3 NU प्लस L नेगेटिव। जब किसी एटम और ग्रुप की जगह पे हम लोग अपना न्यूक्लियोफाइल अगर लगाते हैं तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हमने रिएक्टेंट में किसी एटम और ग्रुप की जगह हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ कैसे जुड़ेगा और ये L कैसे निकलेगा, हमारे ये तीनों मैकेनिज्म हम लोग डिफाइन करेंगे। ये तो मोटी मोटी बात बता दी कि इस L की जगह पे मेरा NU नेगेटिव चिपक गया, तो इस L नेगेटिव की जगह पे मेरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होगा कि कैसे मेरा न्यूक्लियोफाइल इस L को लीव करता है, वो कैसे जुड़ता है, उसके बेसिस पे हम लोग 3 मैकेनिज्म डिफाइन कर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर है ना। नाउ लेट्स मूव टू दी, अब फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं SN1 से। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद SN1 मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट्स, जो SN1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म एंड जनरली जो SN1 रिएक्शन है टेक्स प्लेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन जनरल ना, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, SN1 मैकेनिज्म से स्टार्ट किया। लेट्स सी कि हाउ SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। यहां तक क्लियर है? मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। इज इट क्लियर सबको? ओके, लेट्स स्टार्ट। सी R1, R2,
R3 और एक ग्रुप मैंने L लगा लिया, तो ये टेट्राहेड्रल टाइप मैंने बना लिया। इट इज स्टेप 1। ना स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, यहां पे मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे मेरे दो पर्पस सर्व कर रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, जिसके कारण ये हमारे बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्रेकिंग द बॉन्ड। ठीक है, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि किसी सॉल्वेंट की टेंडेंसी, किसी मीडियम की टेंडेंसी टू आयनाइज द कंपाउंड, आयनाइज द मॉलिक्यूल। तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये मेरे बॉन्ड को ब्रेक करके आयन बनाने में हेल्प करता है। दूसरा मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन। सेकंड, ये क्या पर्पस सॉल्व करता है, जो आयन बनेंगे बॉन्ड टूटने के बाद, हाँ, जो आयन बनेंगे बॉन्ड टूटने के बाद, उन आयन को सराउंड करके उनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो इट स्टेबलाइजेस द आयन बाय सॉल्वेशन। ठीक, अब मेरे पास क्या हुआ कि यहां पे इस कार्बन के साथ 4 ग्रुप लगे हुए हैं। जो बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा, जहां R1, R2, R3, L में से जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, वो ग्रुप लीव करके जाएगा, मतलब वो बॉन्ड ब्रेक करेगा। R1, R2, R3 जनरली मैंने क्या दिखाए हुए हैं, वो कार्बन के कंपोनेंट ही है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरली नॉन पोलर होगा। ये L मैंने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाया हुआ है, इसका मतलब कार्बन L बॉन्ड आपका ज्यादा पोलर है, तो जिसके कारण ये कार्बन L बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। या सिंपली ये कह लो, यस, या सिंपली ये कह लो कि इन R1, R2, R3 में से ये जो L नेगेटिव है, इट इज बेटर लीविंग ग्रुप। 4 ग्रुप लगे हुए थे, कौन लीव करके जाएगा, जो बेटर लीविंग ग्रुप है। तो ये L नेगेटिव इज बेटर लीविंग ग्रुप, ये बॉन्ड टूट गया। अब मेरे पास क्या बना, ये R1, ये इनटू द प्लेन है मेरा, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये मेरा कार्बोकटायन बन गया। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद empty p orbital, it is planar structure, sp2 ट्राइगोनल प्लेन। यहां तक क्लियर है, इट इज स्टेप 1। ये खत्म होने वाली है मीटिंग, इसलिए मैं अगला स्टेप अगली मीटिंग में शुरू करूंगा। ये क्लियर है सबको, यहां तक देख, ठीक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ ये फर्स्ट स्टेप है SN1 मैकेनिज्म का, इसके अंदर ये प्रोडक्ट जो बन के आया, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज प्लेनर स्पीशीज। अनदर चीज, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया था कि ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, तो ये स्टेप 1 है, इट इज स्टेप 1 और ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेप होगा, इसके कंपैरिजन फास्ट होगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1, R2, R3, Cl। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा।
ठीक। ओके जसलीन, जो आपने वो फैक्टर बोला है वो किसके ऊपर डिपेंड, वो क्या चीज गवर्न करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। मैं रेट ऑफ रिएक्शन यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी कि R1, R2, R3, C एंड L। अब यहां पे जो लीविंग ग्रुप का इफेक्ट है, जो K है, K की वैल्यू हाई होगी फॉर बेटर लीविंग ग्रुप। भाई जितनी जल्दी L छोड़ के चला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो जो आगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। दूसरा, K का वैल्यू मेरा हाई होगा इफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज हाई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब कंसंट्रेशन मेरी फिक्स है तो उस समय मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लीविंग ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, मेनली मैं आगे बढ़। ओके, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप के ऊपर मूव कर ना। स्टेप 2 में क्या हुआ है? ये मेरा कार्बोकेटाइन था, इट्स अ प्लेनर मूव। sp2 हाइब्रिड। अब न्यूक्लियोफाइल आया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है? ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करके बॉन्ड इस साइड भी बना सकता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड इस साइड भी बना सकता है, बिकॉज इट्स प्लेनर। न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये लेफ्ट साइड से अटैक करे और 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये राइट हैंड साइड से अटैक करे। जब ये लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करता है तो वी गेट CR1 NU नेगेटिव, R2 R, और जब ये राइट साइड से अटैक करता है, प्लेनर बच्चे मैं प्लेन जो अपना ले रहा हूं प्रभ सिमरन, मैं अपना प्लेन परपेंडिकुलर टू स्क्रीन के प्लेन के रखा हुआ है, वो भी तो एक प्लेन ही है। मैं अपना मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर प्लेन में दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में। समझ आ गई ना मेरी बात? ठीक है, एक ही प्लेन में है, वो परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाया हुआ मैंने। ये राइट हैंड साइड से भी अटैक कर सकता है। तो जब मैंने लेफ्ट साइड से अटैक कर लिया, राइट साइड से अटैक कर लिया, तो अब आपके पास क्या बना है? ये दो स्पीशीज बन गई। These two are mirror images, चेक कर लो। These two are mirror images। जब आपका जिस साइड से, प्लीज एक चीज और नोट करनी है हमें, जिस पहले L किस साइड जुड़ा हुआ था? L इस साइड जुड़ा हुआ था, याद है कि नहीं याद है? पिछले वाले स्टेप के अंदर, स्टेप 1 में जब तोड़ा था तो L यहाँ पे राइट हैंड साइड जुड़ा हुआ है।
अब जिस साइड L जुड़ा था अगर उसी साइड जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट जसली, गिव मी 1 मिनट, मैं आ रहा हूं उस चीज पे पहुंचू। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड पे जुड़ा है, जिस साइड से एल निकला है उसके ऑपोजिट साइड जुड़ा है, इट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इट इज इन्वर्जन। तो 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है, 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बन रहा है। इफ R1 not equal to R2 not equal to R3 एंड नॉट इक्वल टू न्यूक्लियोफाइल है, तो जो मिक्सचर बन के आएगा इट विल बी रेसमिक मिक्सचर। थ्योरेटिकल। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये आई थिंक एम्स के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, और रिसेंटली 1-2 साल पहले ये जेईई मेंस के अंदर भी आई हुई स्टेटमेंट है। प्रैक्टिकली जो होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज मोर एज कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। प्रैक्टिकली inverted product is more than retention product. It means आपके पास अब 50-50 नहीं बना, so resultant mixture won't be racemic। रीजन पे आते हैं ऐसा क्यों होता है। रमन ने क्या लिखा है? तो सर NU नेगेटिव तो हमेशा नॉन इक्वल ही होगा, या यू कैन से बट इट्स नॉट ऑलवेज राइट। रमन, हो सकता है CH3 नेगेटिव है मेरा न्यूक्लियोफाइल, देन वो CH3 नेगेटिव ले लूं, ठीक है, ओके। नाउ ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जो रिटेंशन प्रोडक्ट है वो कम होता है? मेरे पास जो मैं मॉलिक्यूल लेके चला था स्टार्टिंग में ये वाला था, ये L नेगेटिव निकला। जब ये L नेगेटिव निकलता है वो L नेगेटिव, एक मिनट करता हूं जिसलिए, एक मिनट करता हूं, पहले मुझे ये वाइंड अप कर लेना। ये L नेगेटिव मॉलिक्यूल के इसी साइड पड़ा हुआ है, ठीक है। L नेगेटिव निकला, L नेगेटिव टूटा, तो L नेगेटिव अगर इधर पड़ा हुआ तो टूट के इसी साइड ही आएगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, और यहां से जो L नेगेटिव निकला है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। तो न्यूक्लियोफाइल जब इधर से अटैक करने जाएगा तो ये L नेगेटिव इसको क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का जो ज्यादातर अटैक है वो पीछे से होगा। जब ये L नेगेटिव मेरा कुछ दूर हो जाता है तो कुछ मॉलिक्यूल यहां से क्रॉस करके यहां पे अटैक कर सकते हैं। तो ये जो L नेगेटिव निकल के आया है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, जिसके कारण इस साइड से अटैक कम हो पाएगा बिकॉज ऑफ देयर रिपल्शन। तो दैट्स व्हाई inverted product is always more as compared to retention product।
एम आई क्लियर भाई? मैं पिछली स्लाइड कर रहा हूँ ना। एक चीज और बतानी, एक मिनट, एक चीज और बतानी। ये सेकंड स्टेप मेरा फास्ट स्टेप होता है, इट इज माय फास्ट स्टेप। क्यों फास्ट है? ये जो कार्बोकटायन, कार्बोअनायन, दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, ये अनस्टेबल है। तो ये जैसे ही बना है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, जल्दी जल्दी रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल कर ले। तो ये जो इंटरमीडिएट है, दीज आर हाईली रिएक्टिव, तो ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करके फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ये जो स्टेप है फास्ट होता है। नाउ क्रिटिकल, लेट मी चेक आउट योर क्वेश्चन क्या है। सर इन दोज मिरर इमेज R3 पहले आउट ऑफ प्लेन था। नहीं नहीं, जो प्लेन है मैंने परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ, मिरर सॉरी, जो मिरर है मैंने परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है यहाँ पे। तो जो चीज मुझे स्क्रीन से बाहर की तरफ नजर आ रही थी, इमेज में भी वो बाहर की तरफ ही नजर आएगी। ये इनटू द था, इनटू आएगा। हाँ जी, यहां तक चेक कर लो भाई, सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, आपके सामने है। क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप डिपेंड ही नहीं कर रहा उसको। देयर इज वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी था, मतलब वो मैं आऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लोग क्या है कि अभी तक यही है कि हमारे जो स्लोएस्ट स्टेप था उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं आया है, तो इट इज इंडिपेंडेंट। आगे बढ़ूं ना। यहाँ पे हम लोग एनर्जी लिख लेते, यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख लेते। ओके, तो हमने स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा मेन रिएक्टर जिसमें R1, R2, R3, C एंड L लगा था, उसको मैं सिंपली RL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैं सिंपली RL से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कर्व वही कर्व है जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में बनाया था, जो केमिकल काइनेटिक्स में हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी वाला कर्व नहीं बनाया था, वही बना रहे। ये RL से रिएक्शन आगे बढ़ी, ये RL बॉन्ड टूटा, ये थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, R और L बॉन्ड क्या है, पार्शियली ब्रेक हो गया। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, दैट इज, ये कौन सी स्टेट होती है बता दो मुझे। यप, इट इज ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट नहीं है जसलीन। मैं यही 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 पकड़ना चाहता था, कोई इंटरमीडिएट तो नहीं बोल रहा है, इट इज ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट यहां पे बना है, चेक करो, इंटरमीडिएट यहां पे बना। अब ये मेरा स्टेप 1 पूरा हो गया, उसके बाद स्टेप 2 है, और स्टेप 2 में क्या होगा, R पॉजिटिव एंड NU नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और फाइनली मेरे पास क्या बन गया, RNU बॉन्ड बन गया। ये क्लियर है? इज इट क्लियर बच्चों? Now next है characteristics of SN1।
फर्स्ट पॉइंट, टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, स्लो स्टेप के लिए मतलब मैं क्या लिख दूंगा, ऑर्डर कितना है मेरे पास, ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 1। नहीं 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 कृतिका, दैट विल बी डिफरेंट, यू कैनॉट जज। ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा कि ये हाइट कौन सी ऊपर रहेगी कौन सी नीचे रहेगी। ठीक है, मैंने ये बाय चांस एक दूसरे के इक्वल बन गए, मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था बनाने का। ठीक है, ये भी हो सकता है पहले वाली पहाड़ी ज्यादा ऊपर हो और दूसरे वाली नीचे। ठीक है, तो दैट विल वेरी फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, रेट लो एक्सप्रेशन हमने लिख लिया था, समराइज कर रहे हैं यहाँ पे पूरा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू K टाइम्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RL। मैं और क्या लिख सकता हूँ, वीकर RL बॉन्ड और बेटर लीविंग ग्रुप L नेगेटिव और हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन। इन सभी फैक्टर से क्या होगा, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, मोर K एंड फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर ना? Let's see example. Let's see example. Now, example में क्या करना है, rate of SN1 reaction. रिएक्टेंट ये दे रखा है, एक बार यहाँ पे फ्लोरीन लगा, एक बार यहाँ पे क्लोरीन लगा, एक बार यहाँ पे ब्रोमीन लगा है और एक बार यहाँ पे आयोडीन लगा। नाउ जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन ऑफ RL एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेम लेके चलना है। ठीक है, तो ओनली आपके पास फैक्टर कौन सा यहां पे हमने चेंज किया है, ये कार्बन F बॉन्ड, कार्बन L बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। बताओ किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? यहां पे क्या होगा, इस तरह से इंक्रीजिंग होगा। मैं तीनों फैक्टर से एक्सप्लेन कर रहा हूं जो पीछे लिखे हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कार्बन F बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सबसे उससे वीक, कार्बन ब्रोमीन उससे वीक एंड कार्बन आयोडीन उससे वीक। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, अब F नेगेटिव इज पुअर लीविंग ग्रुप, Cl नेगेटिव उससे अच्छा लीविंग ग्रुप, Br नेगेटिव उससे अच्छा लीविंग ग्रुप और I नेगेटिव उससे अच्छा लीविंग ग्रुप। तो ये दोनों फैक्टर किस चीज को फेवर कर रहे हैं कि मेरे पास ये जो लास्ट वाला है इट शुड हैव हायर रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल 2 प्लीज। फिर से रेट ऑफ SN1 बताना। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ना इस वाले केस में, हाँ जी, इन दिस केस यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो बन के आया है।
कि Cl नेगेटिव आयन निकाल दो, विच इज सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगी बच्चों? यप, थर्ड वाले में। इसमें जो कार्बोकटायन बनेगा दैट इज मोस्ट स्टेबल, इसमें उससे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। हमने टिल नाउ 4 पॉइंट कर लिए हैं। 2 स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर 1, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, फिर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला और ये सारे कंसेप्ट लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट कर लिए। 5th पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है। अगर इंटरमीडिएट आपका कार्बोकटायन है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। जहां पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आपने कुछ हद तक +1 के अंदर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन देखा होगा। बता दो भाई, यस और नो, कि हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। जहां पे भी रास्ते में कार्बोकटायन बनता है वहां पे उस टाइप का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इस साथ हम लोग इसके डिटेल के अंदर एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे। ना लास्ट पॉइंट जो SN1 है इन्वॉल्व्स, हाँ रिंग एक्सपेंशन करेंगे फिर हम लोग करेंगे, इन्वॉल्व्स बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। हाँ मैं करवाऊंगा कृतिका, शायद नो, डोंट वरी, करवाऊंगा, डोंट वरी। में सारी हाइड्रेट वो सारी करेंगे, दोबारा से करेंगे। तो यहां तक क्लियर है अभी? ना ये तो था कि अगर रिएक्शन SN1 हो रही है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। नाउ लेट्स सी फैक्टर्स फेवरिंग SN1। कि अब आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें SN1 मैकेनिज्म ही करवाना है? हमने पीछे जो है SN1, SN2, SNI ये सारे मैकेनिज्म लिखे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये SN1 ही करवाना है? फैक्टर्स फेवरिंग SN1। ना द वेरी फर्स्ट फैक्टर जो फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कि अगर आपके पास जो सॉल्वेंट है अगर पोलर प्रोटिक है तो वन ऑफ दी मेरा क्लियर कट इंडिकेशन जाता है कि SN1 होगा। दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल कमजोर होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल जनरली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल कमजोर है तो वो कार्बन L बॉन्ड को तोड़ने के लिए टाइम देगा, कि सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो कमजोर है। वो हुआ क्या था, लेट्स सी, इस तरह से था। अब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग साइट है उसके ऊपर भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी कमजोर है। तो वो न्यूक्लियोफाइल इस साइड के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो होनी चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल बेचारा कमजोर है और इलेक्ट्रॉन सीकिंग साइड के ऊपर चार्ज कम है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। तो अब जब वो अटैक नहीं करता इजीली, तो ये कार्बन L बॉन्ड को तोड़ने के लिए या टूटने के लिए समय मिलता है। तो अब ये जो L नेगेटिव निकल गया, एक बार L नेगेटिव निकल गया, अब इस
कार्बन के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन की मैकेनिज्म SN1 होगा। और एक चीज बता दूं मैं, आपका क्वेश्चन कभी इस चक्कर में नहीं फंसेगा कि आपको पता ना चले कि SN1 होगी कि SN2 होगी। बच्चों को दिक्कत ज्यादातर ये आती है कि उनको ये नहीं पता चल पाता कि SN1 कब करनी है, SN2 कब करनी है। लेकिन आपका क्वेश्चन कभी भी पेपर या एग्जाम के अंदर इस वजह से नहीं फंसेगा कि आपको ये नहीं पता चल रहा है SN1 होने की SN2। ठीक है, क्वेश्चन ना होने के कारण या रीजन अलग होते हैं। नाउ लेट्स सी थर्ड पॉइंट, it is one of the main point, solvolysis। solvolysis का मतलब क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल acts as न्यूक्लियोफाइल। अगर आपका सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ऑलवेज SN1, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ऑलवेज SN1। ठीक है, तो इसमें कोई लोचा नहीं है अगर SN1 आपका मतलब इस तरह से हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। लेट्स सी, मैं इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं। लेट्स सी एग्जांपल से, मेरे पास ये दिया हुआ है, वाटर डाल दिया, बस सिंपली पानी डाला हुआ है और कुछ नहीं। इट मींस यहां पे क्लासिफाई करो, एक तो ये जो वाटर है इट इज वीक न्यूक्लियोफाइल, और ये सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट का काम भी यही कर रहा है एंड वीक न्यूक्लियोफाइल का काम भी यही कर रहा है, न्यूट्रल है। तो अब मैकेनिज्म तो मेरा डेड श्योर है SN1 नहीं होगा, सॉल्वेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो SN1 मैकेनिज्म। मुझे फर्स्ट स्टेप बता दो क्या होगा। ये मेरा मेन रिएक्टेंट है, वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, कोई लीविंग ग्रुप लीव करके जाता है। कौन लीव करके जाएगा बता दो। इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है। यस, यहां से Br नेगेटिव आयन निकल गए। ये चीज बनी। अब वाटर मॉलिक्यूल आया, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। भाई कौन अटैक करेगा बताओ, किसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? नहीं प्रनीत नहीं, डोंट ब्रेक, OH नेगेटिव नहीं बनाना। वाटर है यार, OH नेगेटिव काहे बना रहे हो? विल सी टू दोस थिंग्स की कैसे करना। सी कीप इट सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। किसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है जस्ट चेक कर लो। हाँ, ऑक्सीजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, क्या बना है आपके पास, ये चीज बनी। ठीक है, रिएक्शन पूरी होगी, जितना हमने किया था वो पूरा हो गया। अब आगे जो है ये SN1 मैकेनिज्म जितना हमने किया था वो इतना था, यहां तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, दीज आर एसिडिक। अब यहाँ पे सिंपली एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बेस का काम कर रहा है, यहां से H पॉजिटिव आयन निकाल रहा है। आप उस तरह से भी करते तब भी वही आता, OH नेगेटिव बना के। मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया, क्यों, हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में हो क्या रहा है चीजें। ठीक है, आप डायरेक्ट OH नेगेटिव से भी अटैक करते तब भी वही बनता।
बट डायरेक्ट OH नेगेटिव नहीं करता, क्योंकि वाटर बहुत कम टूटता है। तो वाटर पहले अटैक करेगा, फिर वो H पॉजिटिव दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लेके जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा, ना फैक्टर फेवरिंग में फोर्थ पॉइंट, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन higher the probability of SN1। ये क्लियर? तो अब मुझे ये बता दो, इसमें CH3X, ठीक है, फिर CH3CH। एनसीईआरटी के हेलोल्केन हेलोरिन चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी है ना, वो बोलता है कि SN1 का ऑर्डर बताओ, किसमें SN1 ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, जैसे ये एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा दिस वन, फिर ये वाला, और ये लीस्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और CH3X में तो होगी ही नहीं, ये कह लो। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? नाउ लेट्स सी, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जनरली ये SN1 नहीं देते। आगे बढ़ो, बता दो भाई। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब ये SN1 मेरा पूरा हो चुका है। लेट्स सी एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ SN1 बताना आप। फर्स्ट एग्जांपल Cl, 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 CH3Cl। सेकेंड वन, तुम लोग बना लो सारे बना लो पहले, तुम लोग अपना कर लो, अपना लिख के रख लो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। टेस्ट में कंफर्मेशनल भी नहीं आएंगे, तो तुम लोग के दूसरे बैच में हुए नहीं है वो भी, इवनिंग बैच में। मेरे को लग रहा है हम लोग ज्यादा तेज चल रहे हैं लड़कों लड़कियों। बनाओ,
जल्दी यार, 1.5 मिनट रह गया। मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ पहले, क्योंकि टाइम कम रह गया, तो फिर तुम लोग डिस्कस कर लेना, तब में यही ऑर्डर आएगा। बना लो। फर्स्ट वन तो क्लियर ही है। बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन SN1 उतना ही ज्यादा। दो चीजें चेक कर सकते हो, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतनी जल्दी SN1, जहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी चेक करना। इन्हीं दो फैक्टर के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर।